चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो श्रृंखला चल रही है, हर चीज़ का अपना एक प्लेलिस्ट है और हर प्लेलिस्ट का अपना एक सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या ज़रूरत है ना। कुछ चीज़ें यूपीएससी के लिए चल रही हैं, कुछ चीज़ें यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल चल रही हैं, कुछ चीज़ें यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए कंबाइंड चल रही हैं, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल मेंस पर्सपेक्टिव चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप उसको खुद जो है क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या देखना है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो कि हमको क्या देखना है पता नहीं। कुछ लोग तो ना कहते हैं ना कि मैं चेहरा देख करके पूरा इतिहास बता देता हूँ कुछ लोग होते हैं, है ना, फिल्मी डायलॉग वाले, कि एक बार मैं वाल पे वो कहते हैं थंबनेल देख के बता दूंगा इस वीडियो में क्या है। भाई पूरा वीडियो देखने में पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है ऊपर और जो अंदर जो क्वालिटी है ना, तो आपको खुद नजर आएगा कि यार जो ऊपर दिख रहा है ना उसके कई गुना ज़्यादा अंदर है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है ना। हर एक वीडियो, हर एक सीरीज का ना अपने स्पेसिफिकेशन है। कहीं पर सीरियस डिस्कशन चलेगा, कहीं पर एकदम फनी, एकदम मोमेंट मतलब मज़ेदार चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि यार मतलब ये टीचर दोस्त है या टीचर है, कभी कभी लगेगा यार तो बड़ा सीरियस आदमी लग रहे हैं। कई चीज़ें होंगी, है ना। बस आप क्या करना है, आपको मज़ा लेना है, सुनना है, पढ़ना है, अपना एग्जाम टारगेट करना है। बाकी कुछ यहाँ एनालिसिस करने नहीं बैठे हैं हमको जो है कि जज कर रहे हैं बैठ करके। अरे हम तो जो है सोच रहे थे ब्रह्मांड के एक ही टीचर हो हैं और फिर कमियाँ निकालेंगे। तुम तो पृथ्वी लायक भी नहीं हो, फिर कहाँ लायक भाई, चंद्रमा लायक चले जाएंगे, चंद्रमा कहाँ से। खैर मजा लेते रहिए पूरी सीरीज का, पूरी श्रृंखला, क्योंकि आप देखिए ना, मतलब बड़े बड़े लेक्चर। और एक चीज़ कहावत कही जाती है, आपने सुना भी होगा कि जब कोई आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हो ना, तो उसमें कुछ गलतियाँ इग्नोर करने की प्रयास करनी चाहिए, चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी फ्रेंडशिप में हो, कहीं पर भी हो। तो जब हम बड़े बड़े लेक्चर पढ़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होंगी, ये ऑब्वियस सी बात है। अभी आपको पता भी होना चाहिए हाँ ये मिस्टेक होगी, हम समझ आप। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसी मिस्टेक होती हैं वो ब्लंडर टाइप नहीं होती, वो थोड़े मुड़े होती है, जो कि समझ जाता आदमी गलती हो गई, या मतलब समझाने में, या मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। खैर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम, है ना। आज किस डिस्कस कर रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं अनुदान। अनुदान अनुदान सर क्या होता है, अनुदान दिया जाता है ना। देखिए क्या पॉइंट है, 2021 से 26 ये याद रखिएगा, 2021 से 26 के दौरान केंद्रीय स्रोतों से निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे। ये टेबल है, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ बताते हैं आपको। राजस्व घाटा अनुदान, कौन सा घाटा, राजस्व घाटा अनुदान 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या बात है, कितना, 2.94 लाख रुपए मिलेंगे। ये थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आवाज़ अगर कुछ गड़बड़ लगे, या मतलब पढ़ाने में कुछ मतलब डिस्कशन कुछ गड़बड़ लगे, तो थोड़ा सा उसको देखिए। चलिए अब ये हिस्सेदारी देख लेते हैं, क्या लिखा है। तालिका बी है ना, तालिका बी टेबल, ये वाला पहले ये देख लेते हैं, फिर उसको आगे देखते हैं। एक चीज़ देखिएगा, केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा, है ना। अब जो केंद्र जो है हस्तांतरित करेगा, क्या जो कर जो टैक्स देगा उसमें राज्य का हिस्सा कितना होगा, किसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होगी। देखिएगा सबसे पहले किसकी हिस्सेदारी किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी लग रही है आपको, कौन रहा, यूपी लग रहा है ना। यूपी कितना है, यूपी कितना है, सॉरी तो उत्तराखंड में तो गोला कर दिया, क्या सर जी बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ हैं। उत्तर प्रदेश कितना है, उत्तर प्रदेश का जो है परसेंटेज, ये देखिए ये वाला 17.93% है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख लीजिए किसका, जिसका ब्लैक किया हुआ आपने समझ लीजिए, जैसे ये इसका याद रखिए, ये कौन सा 6.26 का राजस्थान का है। उसके बाद किसका, ये 6.317 ये किसका है, ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद 7.85 किसका है, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 10.058 किसका है, बिहार का है। ये बस इसलिए आता है, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, तो ऑर्डर में व्यक्ति कन्फ्यूज होता है। जैसे आपको दिखा 17 दिखा है, ये 17 वाला दिखा है यूपी वाला, है ना, ये 17 दिखा, 17 के बाद कौन दिख रहा है आपका, बिहार दिख रहा है, 10 दिख रहा है। मतलब ऐसे जो ऑर्डर पर पता नहीं सर, हम अपने से सोच रहे हैं कि हम अपने टैक्स बता देंगे, क्या तुक्का मार देंगे सर, 2-3 क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं, सही हो जाता है। हाँ मतलब अपना से दिमाग लगाए पढ़े हैं कि सर मैं टेस्ट देता था, मैं तुक्का मारता था तो 5 मारता था जिसमें 4 सही हो जाता था। पता चला कि एग्जाम में गए तो वहाँ पे 5 तुक्का मारे, 1 ही सही हुआ, हो गई ख़त्म कहानी। भाई गेस थोड़े चलता है ज़िंदगी में, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ये राज्यों के अनुदान, ये देखिए राज्यों का भी एक ऊपर वाला क्या था, वो टैक्स वाला बात है ना। अब ये राज्यों के अनुदान की बात हो रही है ना।
राज्यों के अनुदान, राज्यों का अनुदान किस में है? करोड़ में। सर हम तो सोच रहे थे पैसा में है। अच्छा अच्छा पैसा में है घर वाला बनाया है पैसा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना, कब कब जो है पैसा कहा गया, नया पैसा को पैसा कब कहा गया, पीछे वाले वीडियो डिस्कस हुआ था, है ना। देखो रिवीजन नहीं करोगे दोस्त सब उड़ जाएगा दिमाग से, दिमाग वैसे भी उड़ जाता है, क्योंकि दिमाग भी ना अजीब चीज़ है, काम की चीज़ नहीं याद रखने जाएगा, तो ये समस्या आती है ना। अब देखिए कब की बात है, 2021 से 2026 की, ये अनुदान वाली बात है ना, अनुदान क्षेत्र 2021-2026। अब देखिए इसमें क्या है, एक है राजस्व घाटा अनुदान। क्या है? राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकाय अनुदान। देखिएगा राजस्व घाटा स्थानीय, और ये कौन सा? स्थानीय निकाय, ये दोनों मिला के देखो। ब्लैक ब्लैक में लिखा ना, ब्लैक ब्लैक में लिखा मतलब बोल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि ये है, मतलब अगर ऑर्डर सेट करने के लिए काम आ जाएगा, या मतलब ज़्यादा है ऐसा कुछ, है ना। ये नहीं कि अपने समझ रहे सर इसमें लग रहा है स्टाइल दिखा रहे हैं, इसमें कौन सी स्टाइल दिखाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे 2-3 चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, किसमें जो है किसको किसको अनुदान कितना मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, अब देखिए क्या पॉइंट कह रहा है कि देखिए कि विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट अनुदान। ये क्या है? क्षेत्र विशिष्ट अनुदान। देखिए 8 क्षेत्रों के लिए, कितने क्षेत्रों के लिए? 8 क्षेत्रों के लिए। अब ये पता मुझे कि विशिष्ट अनुदान दिया जा रहा है किसी के लिए, तो ये कौन कौन से होंगे? 8 ध्यान रखिएगा। के लिए राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपए का विशिष्ट अनुदान दिए जाएंगे। सर ये राज्य को मिलता है तो राज्य पैसा करता क्या? हमको तो मिलता कुछ नहीं, टेंशन बैठे हुए हैं सर। हम तो बस केवल एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाता है, हम तो इंतजार करते रहते हैं वो भगवान पढ़ने का मौका मिल जाएगा, पता चला कि फिर एग्जाम आया तो फिर टेंशन में पड़ गए मतलब पहले शुरुआत में क्या माहौल बनाएंगे, ठीक है अब हम एकदम निकाल देंगे, एकदम एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो हम एकदम से एग्जाम जो है निकाल देंगे, इस बार एकदम निकाल दें। पता नहीं एग्जाम का आया, एग्जाम को 2 दिन पहले ही टेंशन फिर पड़ गए, यार टाइम कम पड़ गया मतलब फिर टाइम कम पड़ गया, मतलब ये टाइम मिला फिर भी टाइम कम पड़ गया। तो ऐसा कभी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका विवरण राज्यों के अनुदान बॉक्स में दिया गया, ज्ञाता बेकार क्षेत्र के अनुदान प्रदर्शन आधारित होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये कुछ जो है, उसके बाद ये देखिए राज्य विशिष्ट अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, है ना। ये आंकड़े थोड़ा सा जो देख लीजिए मन करे। उसके बाद क्या है, 15वें वित्त आयोग के हिसाब से देखिए कुछ देख लिया, स्थानीय निकाय को दिया जाने वाला है। ये आंकड़े थोड़ा सा मन करे पढ़ लीजिएगा। बाकी एक पॉइंट देखिए, आयोग ने आपदा प्रबंधन फंड के लिए, आपदा के लिए भी दिया पैसा, है ना, के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न को बरकरार रखने का सुझाव दिया। कौन सा सर? कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न, याद रखिएगा, बरकरार रखने का सुझाव दिया गया है। पॉइंट ध्यान रखिए, किसने? आयोग ने। कौन है आयोग? 15वें वित्त आयोग ना, ये वाला देखिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न किस प्रकार है? पूर्वोत्तर और हिमालय के लिए कितना है? 90:10 का %, मतलब सेंटर कितना देगा? 90, स्टेट कितना देगा? 10, और अन्य राज्यों के लिए कितना है? 75:25, है ना। मतलब 75% केंद्र देगा और 25% कौन देगा? राज्य देगा, ठीक है ना। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन के लिए भी देखिए प्लान है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा जो है दिमाग में बनाए रखिएगा, याद नहीं रहेगा तो हो जाएगा मामला गड़बड़, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये परीक्षा की दृष्टि से का मतलब ये होता है कि इम्पोर्टेंट है। परीक्षा दृष्टि इसका मतलब नहीं कि परीक्षा में आएगा, पता चला क्या सोच रहे हैं, ये पढ़ ले रहे हैं, जाएंगे 10 लाइन है, 10-15 लाइन है, पढ़ लेते हैं, 10-15 लाइन कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 15 क्वेश्चन में मतलब 150 में से 15 क्वेश्चन घटा देंगे, 135 क्वेश्चन और करना पड़ेगा अलग अलग कैलकुलेशन होता है। ऐसे लोग कैलकुलेशन बताते हैं कि हिस्ट्री इतना कर लेंगे, ज्योग्राफी इतना कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सब कर लेंगे, फिर लगेगा यार ये तो हम ज़्यादा जा रहे हैं क्या, मतलब 130-135 पहुँच रहे लग रहा है, अब कम पढ़ना पड़ेगा, अब कम पढ़ना चाहिए मुझे, मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ है ना। तो ऐसे डाउट आते हैं। डाउट क्या मतलब? आलसपना, कुछ नहीं, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, थोड़ा सा जूम कर ले ना, देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्रीय कर अंतरण पूल में सर्वाधिक हिस्सेदारी पाने वाले 3 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक हिस्सेदारी पाने वाला कौन है? एक तो पता ही है कौन होगा, यूपी होगा 17.93%। सर इतना ज़्यादा यूपी को, हाँ। उसके बाद अभी इसके पीछे चर्चा हुआ है, बिहार कौन सा है? बिहार कितना है? 10.06%। सर 0.6% जरूर याद रखना, बिल्कुल याद रखना है भाई। जो 0.6% लग रहा है ना, ये वाला, ये 10 बाद वाला, ये सब करोड़ों बात हो रही है हालांकि मतलब पैसा नहीं है कि सोच रहे सर 25 पैसा है क्या, ये है? नहीं,
गलती नहीं करना। उसको कौन मध्य प्रदेश है, याद रखिए, तीनों याद रखिए कौन कौन, यूपी बिहार एमपी। सर यूपी एमपी याद रख लेंगे, बिहार तो चलो नाम याद कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। मौसम बदल गया है लग रहा है, इफेक्ट दिख रहा है मुझे। उसके बाद क्या है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 15वें वित्त आयोग की बात हो रही, ध्यान रखना है, केंद्रीय कर अंतराल पूल में न्यूनतम हिस्सेदारी पाने वाले 3 राज्य। चलो ठीक भाई, भाई ऊपर का तो याद कर, चलो बात ठीक है, नीचे वाला भी याद रखना पड़ेगा सारी चीज, बहुत एकदम एकदम याद रखिए। देखो गोवा वाले बीच कितना पाया बेचारा, 0.386%। अच्छा, कितना कम दिए सर, है अच्छा कम लग रहा है। वो कितना बड़ा सा है गोवा गोवा कितना बड़ा सा है, क्या चाह रहे हैं मतलब उससे चारों तरफ से पैसा पैसा छाप दिया जाए पूरा। सिक्किम, उसके बाद चलो गोवा के ऊपर कौन आ गया, सिक्किम आ गया। सिक्किम 0.388%, 0.388%, ये क्या करा 0.386% है ना। उसके बाद आता मिजोरम, मिजोरम कितना 0.5%, मतलब 3 ऑर्डर याद रखे, गोवा सिक्किम और मिजोरम, गोवा सिक्किम मिजोरम, 3 पॉइंट जो है बस वैसे इसे याद रखिए। ये सब नीचे से है, नीचे से इज्जत बढ़ा रहे हैं अपना, लेकिन नीचे से बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद केंद्र और राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम, केंद्र और राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम पुनर्विचार कब प्रारंभ हुआ, केंद्र और राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम पुनर्विचार कब प्रारंभ, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार कमेटी, याद रखिएगा राजमन्नार कमेटी, ये बहुत फेमस है, पॉलिटी जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा। राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट 1971 से, रिपोर्ट 1971 से क्या, केंद्र और राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम पुनर्विचार का प्रारंभ किया। राजमन्नार, राज याद रखिएगा, राज मन्नार, चलो ठीक, मन्नार भी याद रखिए, राज भी याद कर लीजिए, मन्नार भी याद रखिएगा। 1971 सर, 1971 क्यों याद कर लेंगे, 1971 भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, राज्यों को सामान्य केंद्रीय सहायता एनसीए किस फार्मूला के आधार पर प्राप्त, सर एनसीए केंद्रीय सहायता, सर फार्मूला लगता है क्या, हम तो 2 ही 3 फार्मूला पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है फार्मूला, A+B का होल स्क्वायर, तुरंत वही रट लिए वही बताइए तुरंत, कहीं भी कुछ पूछे कोई फार्मूला है सर, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, सर उसमें क्या है, अरे A+B का होल स्क्वायर, हर जगह मतलब 2 4 रटे रहो, उससे काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा है, किसका फार्मूला, गाडगिल मुखर्जी, सर ये कौन मुखर्जी हैं, गाडगिल मुखर्जी, देखिए याद रखिएगा, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला क्या क्या, फिर से एक बार वंस अगेन, राज्यों को सामान्य केंद्रीय सहायता एनसीए किस फार्मूले के आधार पर प्राप्त होता है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। सर ये फार्मूला तो पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार ना, ये बस जिंदगी सफल हो गया फिर इसका मतलब अब फिर पॉइंट देखिए, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला किस प्रकार के राज्यों पर लागू होता है, सर ये कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार के राज्यों पर लागू होता है। अभी तो गाडगिल फार्मूला समझ में आया, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, अब ये क्या बात हुआ कि जो है कि किस प्रकार के राज्यों पर लागू हुआ। गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य कौन सा है, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, गैर विशेष जो विशेष नहीं है, गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य है ना, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अच्छा ऐसा भी सर याद रखेंगे सर, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला याद रखेंगे 1971, अच्छा सर 1971 है ये क्या भाई भूल गए, चलो 1971 भूल गए सब कहानी चलिए, लेकिन जो है मेन पॉइंट पता है, भूले जा रहे हैं। अच्छा फिर गाडगिल मुखर्जी कुछ ना, ये देखिए यही चीज़ें 3 4 लाइन है, अभी याद कर लीजिए तो काम बन जाएगा, इसी पे आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब टेंशन में है सर, पढ़े तो थे, क्वेश्चन मिला नहीं एग्जाम में, कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन बनाना बहुत तरीका है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला में सामान्य केंद्रीय सहायता आवंटन में निहित कसौटियों में किस पर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया, जनसंख्या, अच्छा याद रखिए जनसंख्या कितना 60%, सर जनसंख्या इतना इंपॉर्टेंट है, अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सर जनसंख्या तो लोग करें कम करो जनसंख्या करें कम करो, इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भाई, वो सब अलग चीज़ है, ठीक है, उसमें तो नहीं सोचना है। उसके बाद क्या है पॉइंट, उसे क्या है, आंतरिक ऋण के अंतर्गत समाहित होती है, आंतरिक ऋण के अंतर्गत समाहित होती है क्या, सरकार द्वारा डेटेड प्रतिभूतियाँ तथा ट्रेजरी बिल्स तथा जिन पर देय प्रतिफल की दर निर्गत होती है, क्या, जिन पर देय प्रतिफल की दर निर्गत होती है, पॉइंट ये जो है ध्यान रखिएगा, उम्मीद है ध्यान रखेंगे। वैसे सर इतना ध्यान हम रखने वाले होते ना, आज कहीं कुछ और कर रहे होते। अच्छा क्या कर रहे थे भाई, सर आज मैं कुछ और कर रहा था, क्या कर रहे होते सर, बस इतना है पता है कि मतलब अगर आज पढ़ नहीं रहा था, कुछ बहुत कुछ कर रहे होते। अच्छा बहुत कुछ क्या कर रहे होते सर, बहुत कुछ तो कर रहे होते मतलब खुद ही नहीं क्लियर हो रहा है। चलिए एक पॉइंट और क्या है, आंतरिक ऋण है तो सरकार द्वारा डेटेड प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज बोलते हैं ना प्रतिभूतियों को, डेटेड प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेजरी बिल,
ट्रेजरी बिल्स को कैसे निर्गत किया जाता है? किसे? नीलामी के द्वारा। नीलामी के द्वारा। सर नीलामी सर कैसे होती है? नीलामी सर कैसे होती है बताइए? नीलामी होती, बोली लगता है 1 करोड़, 10 करोड़, अच्छे से 15 करोड़, अच्छे से 20 करोड़, जैसे सुना होगा ना जो मैच वैच में लगता है, वो उस टाइप का नीलामी लगता है, नीलामी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंतरिक ऋण हेतु किसके होती है? आंतरिक ऋण हेतु सरकार द्वारा डेटर प्रतिभूति एवं सिक्योरिटी बिल्स एवं ट्रेजरी बिल्स को कैसे निर्गत किया जाता है? तो नीलामी, याद रखिएगा नीलामी। सर नीलामी हम सोच रहे हैं कभी किए नहीं, जाके करें क्या एक बार? किसका नीलामी करेंगे? हैं सर किताब चल रहा है, हम लक्ष्मीकांत किताब है तो वही जाकर नीलामी करेंगे 20 रुपये कोई कह रहे 30 रुपये देंगे यही रह गया फिर तो भाई जिंदगी। राज्य सरकार के निर्गत ट्रेजरी बिल्स कितने दिनों की होती है? भाई ये दिन भी सर याद रखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल याद रखिए 14 दिन। सर 14 दिन, 15 दिन कर देते, एक दिन बचा के, जो क्या अरे उनको टेंशन में था कि चलो सर राज्य सरकार के निर्गत ट्रेजरी बिल बात हो रही है, ट्रेजरी बिल बात, एक दिन इनको लगा होगा, एक दिन कम कर देते हैं। याद रखिए उसको कुछ करना नहीं है, मुझे सोचना नहीं है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे, जब डिटेल में चर्चा होगी तब इस पर चर्चा की जाएगी ना। 14 दिन, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? उसको देखिए बाजार ऋण ट्रेजरी बिल्स कितने दिनों की होती है? बाजार ऋण ट्रेजरी बिल्स कितने दिन होती है? 91, 182, 364। याद रखिएगा क्या? 91 डबल कितना होता है? सर हमको डबल करना नहीं था, हमको पहाड़ नहीं आता है, पहाड़ नहीं आता है, पहाड़ है क्या? पहाड़ 91 का डबल कितना होता है? 182। अब 182 का डबल कितना होता है? 364। बस वैसे याद रखिएगा, 91 याद रखिए, बस कुछ नहीं करना है। किसका बात हो रही है? ये बात हो रही है बाजार ऋण ट्रेजरी बिल। बाजार ऋण ट्रेजरी बिल, कौन बिल? ट्रेजरी। सर ये ट्रेजरी बहुत बार आप बोल रहे हैं, मजा आ रहा है क्या बोलने में ट्रेजरी यही है पढ़ाई का एक मज़ा आना चाहिए ना, तो फिर बोर हो जाता है ज़िंदगी, वैसे बोर पड़ी है, सब रोते धोते मिल रहे हैं। सर बहुत टेंशन हो रहा है, कितना टेंशन है भाई? सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अच्छा पढ़ने क्यों नहीं मन कर रहा है? सर फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे अलग ही लॉजिक रहता है हर चीज़ का। ऋण परिशोधन, ऋण परिशोधन बिल किसे कहते हैं? ओहो, बिल किसे कहते हैं? कौन सा बिल? ऋण परिशोधन। सर ऋण परिशोधन भी होता है, हाँ। क्या वो बिल कौन सा? इसका आंसर देखिएगा, ऋण की वह राशि, ऋण की एमोर्टाइजेशन है ना, हाँ एमोर्टाइजेशन, ऋण की वह राशि जिसे किस्त के रूप में भुगतान करना। ओहो क्या बात है, क्या बात है सर, ऐसी राशि जो हम किस्त के रूप में भुगतान करेंगे। अच्छा ठीक बात है, उसको क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। बिल की संज्ञा से अभिहित की जाती है। अच्छा अभिहित, सर इतना बढ़िया शुद्ध हिंदी लिखा गया बिल्कुल। जैसे बात है किसका बात कह रहे हैं? ऋण परिशोधन। कौन परिशोधन? ऋण परिशोधन। ऋण परिशोधन जैसे जाए क्या है, इसका मतलब क्या है? कौन सा बिल है सर इसमें? ये तो हमको लग रहा था दूसरा वाला बिल है ना, जो कुछ खोद खाद के बनाते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऋण की वह राशि, ऐसा ऋण की जो ऋण होता है उसकी राशि है, वो राशि जो कि किस्तों में दी जाती है, किस्तों में भुगतान किया जाता है। भुगतान समझ रहे ना, बस वही चीज़, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ऋण परिशोधन, है ना, बिल किसे कहते हैं। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन। प्रथम, सर पहली बार राज्य वित्त आयोग गठन कब हुआ था? आप बताइए। अच्छा मैं बताऊं, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ सुना दे रहा हूँ। नहीं सर आप बताइए, पढ़ सुनाइए भाई बात तो वही हुई ना। उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसका? 2001 में भालचंद्र शुक्ल। सर भालचंद सर, भालचंद्र तो नाम ही नहीं सुना कभी आज तक, है क्या बोले इनको, भाल याद रखिए, उससे रिस्पेक्टेड चीज़ें याद रखिए उसको। 2001 याद रखिए, 2001 वाला सर, 2001 याद रखना पड़ेगा। सिक्का देखा सर बचपन में, कभी सिक्का देखते थे 2001 का, लिखा रहता उससे 2001, हम उसको जुटा कर रखते थे। अच्छा ये वाला सिक्का याद रखेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है? 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले अंतर्राज्यीय कर विभाजन, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले अंतर्राज्यीय कर विभाजन के क्षैतिजीय हस्तांतरण के सूत्र में जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतराल के अलावा मूलतः दो नई किन कसौटियों को अपनाया? दो नई, अरे भैया याद रहे, जनसंख्या परिवर्तन और वनाच्छादन। सर जनसंख्या भी वनाच्छादन भी, हम तो सोच रहे थे कुछ और, बिल्डिंग विल्डिंग सोच रहे थे हम। हाँ ठीक है, तो बात बढ़िया ना, बिल्डिंग सोच रहे थे कौन सा बिल्डिंग सोच रहे थे सर? हम सोच रहे थे 2 मंजिला सोच रहे, कोई भी सोच लेते हैं। नहीं फिर से पॉइंट, इस देखिए ये सब मजाक में भले चल रहा है लेकिन सीरियस पॉइंट है, इसको हल्का मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि लंबा लेक्चर जब पढ़ाते हैं तो करना पड़ता है, सब कुछ नहीं। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले अंतर्राज्यीय कर विभाजन के क्षैतिजीय हस्तांतरण के सूत्र में जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा और आय अंतराल के अलावा मूलतः दो किन कसौटियों को अपनाया? किसका? जनसंख्या परिवर्तन तथा वनाच्छादन।
सर भूल गए तब क्या होगा? अरे भूल गए तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर वही अपना जब जब रिजल्ट गड़बड़ होगा फिर उसको भाई साहब बताएंगे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, मैं टॉप कर गया होता। हाँ, 150 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी वो 149 तो आ ही रहा था। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रोफेसर राजा जे चिलैया समिति, राजा जे चिलैया समिति, सर चिलैया समिति सुने थे लेकिन भूल गए क्या होता चिलैया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? सर चिलैया समिति चेला बनाने से संबंधित होगा, हम तो क्वेश्चन बेस्ड बना देते, एक पहला स्टेप यही देते कि चेला बनाने से संबंधित। जो लड़का था सर क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही था, हमने तो कोई ध्यान नहीं में तो उसमें मार दिया। हो गया खेल खत्म। प्रोफेसर राजा जे चिलैया समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? कर ढांचे की जांच हेतु 1991, कर ढांचे की जांच हेतु 1991, कर ढांचे की जांच 1991। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN, करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया? कौन? प्रोफेसर राजा जे चिलैया समिति। कौन समिति? प्रोफेसर राजा जे चिलैया। ये कौन चिलैया सर? जे चिलैया, याद रखिएगा समिति, ठीक है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आई, याद रहे, मेन चीज़ क्या है याद रहे। समझ में तो बहुत समझदार है, पता ही है। जब लंबे सांस कोई पढ़ेगा तो समझदार हो ही जाएगा, अपने आप ही समझदार हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, है ना। टाइम क्या हुआ पता चला कि अच्छा 21 मिनट हुआ। यही है, देखो आराम से पढ़ोगे ना तो आपको टाइम पता चला ना मुझे टाइम पता चलेगा, ना पता चलेगा ना। बस खाली पढ़ रहे हैं आराम से, उसी में भूले जा रहे हैं, उसी में पढ़ रहे हैं, सो गए उसी में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अन्य सुझाव, चलिए ठीक है, अन्य सुझाव की बात करते हैं। आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की फंडिंग से संबंध व्यापक सुझाव दिया। किससे? आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, अच्छा एक रक्षा कर देंगे सर, एक आंतरिक सुरक्षा कर देंगे। अच्छा सुरक्षा, कुरक्षा तो सर क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे वैसे याद रखिए, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा। हिंदी मीडियम वाले ना ओवर दिमाग लगा देते हैं, ओवर। सर मेरा दिमाग ना बहुत तेज चलता है, क्या करें, दिमाग जो है बहुत तेज चलता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं CSS, सर C फिर SS, हाँ बस याद रखिएगा, मेन सिलेक्शन काम आ जाएगा। CSS के वार्षिक आवंटन के लिए एक सीमा निर्धारित की जाए जिससे नीचे CSS की फंडिंग रोक दी जाए। सभी CSS का थर्ड पार्टी मूल्यांकन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है, किया जाना चाहिए, लेकिन कोई करता हो ना, किया जाना बहुत कुछ चाहिए, क्या कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? पूछिए खुद से, क्या आप जानते हैं? नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं सर कुछ जानता ही नहीं था, बस केवल जान रहा हूँ थोड़ा बड़ा। ये मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसी ये क्या बात सकते, तो फिलॉसफी वाली बात है। केंद्र तथा राज्यों के बीच स्वायत्तता युक्त वित्तीय संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच स्वायत्तता युक्त वित्तीय संबंध की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तुत की गई थी। सर हमने 1935 को पढ़ा, लेकिन यही नहीं आ रहा हमको। स्वायत्तता युक्त वित्तीय संबंध, सब पेपर में आ जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन, वही चीज़ हम पढ़ के गए, वही चीज़ घास बना दिए हैं, याद रखिएगा। क्या? स्वायत्तता युक्त वित्तीय संबंध, स्वायत्तता युक्त वित्तीय संबंध की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद क्या है कि गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है। किसकी संस्तुति पर? वित्त आयोग की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। सेवा कर में सर्वाधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? सेवा कर में सर्वाधिक सर्वाधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने वाला राज्य तो पता ही आपको। सेवा कर में सर्वाधिक हिस्सेदारी यूपी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी 41%, 41 सर 41, 47 एक 47 कर देते हैं, 41 कर दिए, 6 घटा दिए। याद रखिएगा कितना किया गया, 41%, 41%। उसके बाद क्या पॉइंट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक, अरे सर शीर्षक भी है क्या? शीर्षक याद रखिएगा, पता चले यही आगे भूल गए। अब उसी में क्वेश्चन में आ गया, ऑप्शन में आ गया कोविड के दौरान वित्त आयोग है। सर ये कौन सा आयोग है? वित्त आयोग, कोविड के दौरान, ये कोई शीर्षक भी होता है? ऐसा भी शीर्षक बनता है? खेल खत्म। जैसे लॉजिक लगाए, दिमाग लगाए, खत्म, कहानी रटे रहिए। जैसे आ जाए क्वेश्चन में 15वें वित्त आयोग का प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो या तुरंत याद आना चाहिए, क्या? कोविड के दौरान वित्त आयोग है। क्या है? कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 हेतु शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में संस्तुति क्रमशः, ये भाई साहब इतना लंबा पैसा लिखा गया है क्या? 1,21,055 करोड़ रुपए एवं कितना
2,36,805 करोड़ रुपए की है। बस वैसे याद रखिए, हर चीज़ समझेंगे तो समझते रह जाएंगे, फिर पता चला, है ना। टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया 25 मिनट, है ना। देख रहे एक बार कितना बचा हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा गरीबी तक है, उसके बाद ये कितना है, ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ना। नेशनल इनकम जो है डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। बात किसी हो रही है, नेशनल इनकम। सर हमारी इनकम नहीं पूछ रहे हैं, नेशनल इनकम पूछ रहे हैं। अरे भैया दूसरी इनकम क्यों पूछा जाए, है ना। चलिए अब समस्या ये है कि नेशनल इनकम क्या, इसको समझिए पहले। नेशनल इनकम क्या है पहले समझिए। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की, किसकी, एक राष्ट्र की, एक वर्ष में, एक राष्ट्र की एक वर्ष में, बस 1.5 वर्ष सोच रहे हैं, 12 वर्ष सोच रहे हैं, 5 वर्ष सोच रहे हैं, ऐसे पूछ लेता है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं, याद रखिएगा आर्थिक क्रिया की बात हो रही है और कोई क्रिया नहीं। पता चला कि कुछ और भी क्रियाएँ हो रही हैं, आप सोच रहे हैं उसको, वो भी सर इनकम जोड़ दें क्या, नहीं, आर्थिक क्रिया, ध्यान रखिएगा, उसकी अलग चीज़ है। एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित याद रखिए उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से, याद रखिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है, जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में, जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की गई है। इसमें विदेशों से अर्जित, पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं कि पहली चीज़ देखिए कि क्या कह रहे हैं कि सामान्य निवासियों द्वारा, है ना, सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की। और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय में, मतलब विदेश में अगर कोई रह रहा है या मतलब विदेश में कोई हो रहा है आर्थिक क्रिया, वहाँ से जो इनकम आ रहा है वो भी इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। आराम से कहानी सुनिए, भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर करना मेरा काम है भाई। देखिए क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। साधन लागत पर, फैक्टर है ना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए क्या है, NI नेशनल इनकम क्या है, बाजार कीमतों पर NNP, है ना, बाजार कीमतों पर NNP, है ना। उसके बाद क्या है, अप्रत्यक्ष कर, देखिए क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या किया, घटाया गया है। अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्टली टैक्स लगता है वो घटाया गया है। सब्सिडी क्या कर दी गई है, जोड़ दी गई। याद रखिएगा, जैसे आपका नेशनल इनकम की बात आए तो बाजार कीमतों पर पहली चीज़ याद रखिए NNP, ठीक बात है। अब ये तो पता ही होगा ना NNP, उसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कर घटाइएगा, जोड़ मत दीजिएगा। और उसका क्या है, सब्सिडी क्या करना है, जोड़ना है, एक घटाना एक जोड़ना है, सब्सिडी जोड़ना है। और उसके बाद अप्रत्यक्ष कर घटाना, ये याद रखिएगा कि कब ऐसा करेंगे, जब नेशनल इनकम की बात होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका पॉइंट देखिएगा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या, GNP, सकल राष्ट्रीय, याद रखिएगा, में मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों घटाकर, देखिए इसमें क्या क्या घटा रहे हैं, GNP में से अगर नेशनल इनकम निकालना हो, GNP एक आपका है, GNP एक है NNP, है ना। GNP से जब निकालते हैं नेशनल इनकम तो मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर दोनों घटाते हैं और अनुदान जोड़ देते हैं। लेकिन जब NNP से मतलब कि नेशनल इनकम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या, अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और सब्सिडी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतनी बात जो है मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, है ना। उसके क्या विशिष्ट तथ्य, ये देखिए क्या है, इस विशिष्ट तथ्य में क्या है, GDP निकालने की बात हो रही है, GDP निकालने की बात हो रही है। आराम से अच्छे से देख लीजिए एक बार, तो हो सकता है क्लियर हो जाए क्या बात हो रही है। GDP का अगर आपको फार्मूला भूल जाए ना तो याद रखिए, क्या मैं कैसे याद करता हूँ, जैसे GDP है कैसे, GIC याद रखिए, उल्टा GIC, CIG, सर CIG याद करिए, GIC मतलब जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है ना, उस तरह GIC याद रख लीजिए, उल्टा वाला। और उसके बाद क्या है, X माइनस M, X क्या है, देशवासियों को विदेशों में अर्जित आय। उसके बाद M क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। देखिए देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, मतलब
कि देशवासी जो है विदेश में जो पैसा कमा रहे हैं वो, और एम क्या है कि जो विदेशी हैं वो यहाँ मतलब कि देश में जो अर्जित आय कर रहे हैं। तो करना क्या होता है कि जो देशवासी हैं जो विदेश में कमा रहे हैं उसमें से जो विदेशी अपने देश में कमा रहे हैं उनको घटा दीजिए, यही कर रहे हैं ना, एक्स माइनस एम। और ये तो आपको याद रहेगा, ये क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय है ना, सी। उसके बाद क्या है, जी क्या है, सरकारी, गवर्नमेंट याद रखिएगा, सी कंज्यूमर्स याद रखिएगा, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आय क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण का विनियोग व्यय। बस इतना काम कर लीजिए, उम्मीद कीजिए याद रहेंगी। ठीक बात है, बात एकदम ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है भाई, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों की बात हो रही है, नागरिकों द्वारा वित्तीय वर्ष ध्यान रखिएगा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के, उत्पादित अंतिम वस्तुओं के एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसका बात हो रही है, अंतिम वस्तुओं की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष याद रखिएगा, नागरिकों द्वारा याद रखिएगा। एक चीज नागरिक, दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष उत्पादित, उसके बाद क्या, अंतिम वस्तु एवं सेवा दोनों हैं। उसके बाद कुल मौद्रिक मूल्य की बात हो रही है, उसके बाद क्या है, जीएनपी है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि यहाँ नागरिकों से तात्पर्य क्या है, निवासी एवं अनिवासी दोनों से है। नागरिक का मतलब केवल ये नहीं जो निवासी हैं, अनिवासी की भी बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। उसका क्या पॉइंट आता है, यही है सर, कभी कभी बड़ा सीरियस होकर पढ़ा देते हैं भाई, करना पड़ जाता है कभी कभी। बाकी ये आंकड़े हैं, आंकड़े आप जो है देख लीजिएगा, है ना, ध्यान देने वाले की बात क्या है, ये देखिएगा। कोष्टक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद चलिए ठीक है, सब कोई मतलब नहीं है, आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है कि जीएनपी, देखिए ये देखिए जीएनपी क्या है, जीएनपी जैसे निकालना हो, है ना, जीएनपी जैसे निकालना हो, जीडीपी किससे निकालना है, जीडीपी, जीएनपी जीडीपी, ठीक है ना। उसका क्या है, प्लस एक्स माइनस एम, क्या है, एक्स माइनस एम। और ये जो एक्स है, ये क्या है, एक्स क्या है, देशवासियों द्वारा विदित, अभी बताया इसके पहले, जो अपना देशवासी हैं जो विदेश में पैसा कमाते हैं, अर्जित आय। ठीक है, और जो एम क्या है, एम है विदेशियों द्वारा, जो विदेशी हैं वो अपने देश में अर्जित करें, है ना, द्वारा देश में अर्जित आय। ध्यान रखिएगा, जीएनपी जैसे निकालना हो, जीएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी पकड़िए, उसके बाद एक्स को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। उल्टा करना चाहे, अगर इसी आपको क्या निकालना हो, जीडीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, जीडीपी निकालना हो, क्या कर दीजिए, जीएनपी। अब एक्स इधर आएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा, है ना। ये रही, इतना तो बेसिक इक्वेशन पता ही होगा ना भाई आपको, बस वैसे याद कर लीजिए आराम से। ठीक बात है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय आय मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सॉरी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी अभी बताया ना, जीएनपी कैसे निकला, जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की ये जो मूल्य ह्रास है उसको घटाना होता है। क्या करना होता है, उसको घटाना होता है। डिप्रिसिएशन मतलब जो घिसावट होती है उसको क्या करना होता है, घटाना। मतलब कि एनएनपी जीएनपी में से अगर आप डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए, है ना, कभी आप इसमें हम डिटेल में बनाएंगे, बात है जीडीपी जीएनपी, इस पर डिटेल में नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसमें से शॉर्ट पड़ जा रहा है और कुछ नहीं, है ना। फिर पता चला कि यही हो गया फिर तो, कि एनएनपी क्या है, कि एनएनपी जैसे आपको निकालना हो, नेट जब निकाला जाता है तो ग्रॉस में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए डिप्रिसिएशन। ग्रॉस में से, भाई देखो एनपी इसमें भी है, एनपी इसमें है, बस के अंदर क्या, यहाँ नेट है, यहाँ जी है, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। और जब नेट निकालना होता है तो ग्रॉस में से क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। किसको किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ज्ञातव्य है कि 1951 में स्थापित क्या, केंद्रीय सांख्यिकी। अब इसका चर्चा करते हैं, क्या है केंद्रीय सांख्यिकी, अगले पेज में क्या, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता था, किंतु वर्ष 2019 में CSO और NSSO को सम्मिलित करके NSO बना दिया। मतलब क्या, CSO और NSSO मतलब NS लगा दिया, C की जगह पे NS आ गया है ना, दोनों SO ही है वैसे याद रखिए, अब C और NS मिला क्या बन गया, N बन गया, इतना याद रखिएगा है ना, कि मतलब CSO प्लस NSSO कर दिया कि क्या बन गया, NSO बन गया। ठीक है, और यही क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट देखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वोत्तम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना, ओल्ड मैन, है ना, नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे, BKRB राव, BKRB, सर ये कौन सा नाम ही नहीं सुन रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यही बात जो है क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक पॉइंट क्या है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में वर्तमान मूल्य, ये सब ठीक है, अब देख लीजिएगा आराम से, है ना। उसके बाद ये पॉइंट क्या है, ये देख लीजिए कि घरेलू उत्पाद NSDP के वृद्धि के दर में शीर्ष 3 राज्यों की स्थिति अधोलिखित है। क्या क्या, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वैसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये वाला पॉइंट देखिए कि राज्यों के NSDP वृद्धि दर के संबंध में सबसे खराब प्रदर्शन वर्ष 2021-22 में पुडुचेरी, मेघालय और उत्तराखंड का था। वैसे ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पीछे आ जाए, थोड़ा सा ना पीछे आ जाते हैं, ये कुछ पॉइंट था, पॉइंट जरा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय एक दृष्टि में, एक दृष्टि देखिए क्या क्या है। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है कि NNP देखिए, ये है फैक्टर कॉस्ट, है ना, और ये है मार्केट प्राइस, है ना, बाजार मूल्य, ये है बाजार मूल्य। तो ये क्या, और फैक्टर कॉस्ट क्या है, लागत मूल्य। ठीक है, तो NNP ये और NNPFC, बस अंतर क्या होता है, जब आप फैक्टर कॉस्ट वाला निकालते हैं ना, तो जो ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस वाला है, इसमें से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और अनुदान क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये पहले भी चर्चा हुई थी, क्या क्या, कि NNP में से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और क्या करते हैं, अनुदान जोड़ देते हैं। इससे क्या मिल जाता है, राष्ट्रीय आय मिल जाता है। ठीक बात है। अब देखिए क्या कर रहा है, NNP ऊपर वाला ही है, बस क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर GNP लेके आए हैं और कुछ नहीं किए, GNP लेके आए। अब यहाँ पर क्या है कि मूल्यह्रास के अप्रत्यक्ष कर घटा ही रहे थे, अब साथ में मूल्यह्रास भी घटा दे रहे हैं और अनुदान जोड़ दिए हैं। मतलब कि जब आपको GNP से निकालना था, मूल्यह्रास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है और कुछ नहीं होता है, बाकी तो वही सब कुछ है ना, बस क्या है कि मूल्यह्रास अलग से घटाया गया है, बाकी सब तो ऊपर वाला ही है, ये भी ध्यान रखिए। वैसे ही उसके बाद एक पॉइंट है कि ये देखिए कि GNP इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M, ये भी अभी चर्चा हुई थी, है ना, GNP इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M, और NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, है ना, ये उत्तराखंड के PCS में भी आया है कि GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, उसका GDP बताई दी कि GIC या CIG प्लस X माइनस M। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी की सारी लाइनें जो है क्लियर समझ में आ गई होंगी। बाकी जो है आंकड़ा वगैरह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, एक बार अपने हिसाब से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कितना टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।